28 फरवरी शनिवार की सुबह ईरान की राजधानी तेहरान अभी पूरी तरह जाग भी नहीं पाई थी। लोकल टाइम के हिसाब से सुबह करीब 9:40 हुए थे। शहर की सड़कों पर रोजमर्रा की हलचल शुरू ही हुई थी कि अचानक आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 60 सेकंड, बस 1 मिनट के अंदर आसमान से लगातार 12 बम गिरते हैं। टारगेट था तेहरान की सबसे सिक्योर और हाई प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स में से एक। धमाकों की आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। कुछ ही मिनटों के अंदर खबर दुनिया भर के न्यूज नेटवर्क पर फ्लैश होने लगती है। ईरान की राजधानी पर हमला हुआ है और शक सीधा अमेरिका और इजराइल की तरफ जा रहा है। लेकिन असली सवाल तब शुरू होते हैं, क्योंकि उस वक्त तक दुनिया को सिर्फ इतना पता था कि तेहरान में एक बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ है। पर उस बिल्डिंग के अंदर कौन लोग मौजूद थे, किसे टारगेट बनाया गया था और इस हमले में आखिर कौन मारा गया? इन सवालों का जवाब तुरंत सामने नहीं आया। लगभग 15 घंटे तक पूरी दुनिया अंदाजे लगाती रही। न्यूज चैनल, डिफेंस एक्सपर्ट, इंटेलिजेंस एनालिस्ट, हर कोई अलग अलग थ्योरी दे रहा था, लेकिन असली जानकारी पूरी तरह छुपी हुई थी। फिर 15 घंटे बाद जब पहली पुख्ता जानकारी सामने आई तो दुनिया सचमुच सन्न रह गई। बताया गया कि इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई है। सिर्फ वही नहीं, उसी जगह पर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के टॉप कमांडर, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और कई हाई लेवल अधिकारी भी मौजूद थे। यानी ईरान की सबसे ताकतवर लीडरशिप उस समय एक ही जगह पर इकट्ठा थी। अब यहां से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह का तनाव और दुश्मनी सालों से चली आ रही है, उसे देखते हुए ईरान की टॉप लीडरशिप का एक ही लोकेशन पर मौजूद होना अपने आप में बेहद संवेदनशील मामला था। तो फिर सवाल उठता है, दुश्मनों को यह जानकारी कैसे मिली कि इतने बड़े अधिकारी एक ही जगह पर मौजूद हैं? क्या किसी ने अंदर से सूचना लीक की थी? क्या ईरान के सिस्टम के अंदर ही कोई जासूस काम कर रहा था? या फिर यह पूरा ऑपरेशन महीनों से तैयार की गई किसी गुप्त इंटेलिजेंस प्लानिंग का हिस्सा था? और एक और सवाल, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने पहली बार दिन के उजाले में तेहरान पर हमला किया? क्योंकि इससे पहले जितने भी बड़े ऑपरेशन हुए वो लगभग हमेशा रात के अंधेरे में किए जाते थे। तो फिर इस बार दिन के उजाले में यह हमला क्यों? क्या किसी ने सही वक्त और सही जगह की सूचना दी थी? अगर हां, तो वह गद्दार कौन था? और इस पूरी कहानी में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम क्यों बार बार सामने आ रहा है? यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं था, यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी तैयारी महीनों से चल रही थी और जिसे अंजाम देने में सिर्फ 60 सेकंड लगे। अगर आपको ऐसी गहरी, सच्ची और परत दर परत खुलने वाली जियोपॉलिटिकल कहानियां समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन की जड़ें हमें ले जाती हैं एक ऐसी तारीख की तरफ जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति का पूरा इक्वेशन बदल दिया था। तारीख थी 13 जून 2025। जिनेवा में उस दिन माहौल बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर जो चल रहा था वो मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति को तय करने वाला था। एक टेबल पर ईरान के टॉप अधिकारी बैठे थे। सामने अमेरिका की तरफ से 2 बेहद खास चेहरे मौजूद थे। पहला नाम था अमेरिका के मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का। दूसरा नाम था डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर का, जो ट्रंप के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे। इन दोनों के सामने ईरान के सीनियर प्रतिनिधि बैठे थे और बातचीत का मुद्दा साफ था। अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देता है तो आगे की बाकी समस्याओं पर बातचीत हो सकती है। जंग रुक सकती है, इजराइल के हमले रुक सकते हैं, पूरे क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है। लेकिन यह बातचीत सीधे सीधे 2 देशों के बीच नहीं हो रही थी। इसके बीच में एक तीसरा देश था जो इस पूरे डिप्लोमेटिक सेटअप को संभाल रहा था। यह भूमिका निभा रहे थे ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी। वही इस पूरे संवाद के मध्यस्थ थे। ओमान ने ही अमेरिका और ईरान दोनों को बातचीत की मेज तक लाने में अहम भूमिका निभाई थी। 27 फरवरी की सुबह जिनेवा में पहला राउंड शुरू हुआ। कमरे के अंदर कई घंटे तक बातचीत चलती रही। शब्दों को बहुत सावधानी से चुना जा रहा था। हर वाक्य के पीछे राजनीतिक रणनीति छुपी हुई थी, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी प्रगति नहीं हुई। पहला राउंड खत्म हुआ और नतीजा लगभग 0 रहा। उधर जिनेवा में बैठकर विटकॉफ और कुशनर
लगातार वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप को हर छोटी बड़ी जानकारी भेज रहे थे। बातचीत में कौन क्या कह रहा है, किस बात पर अड़ रहा है, किस मुद्दे पर नरमी दिखा रहा है, हर अपडेट सीधे ट्रंप तक पहुंच रहा था। लेकिन ट्रंप को असल में सिर्फ एक वाक्य सुनना था। वह यह सुनना चाहते थे कि ईरान साफ साफ कह दे, हम अपना न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर रहे हैं। और यह वाक्य बातचीत के दौरान कहीं से भी नहीं आया। जब पहला राउंड बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ, तब ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने बीच में दखल दिया। उन्होंने माहौल थोड़ा शांत करने की कोशिश की और सुझाव दिया कि बातचीत को पूरी तरह खत्म करने के बजाय थोड़ा ब्रेक लिया जाए। उनका प्रस्ताव था कि कुछ घंटे का विराम लिया जाए और फिर शाम को दूसरा राउंड शुरू किया जाए। यह संदेश तुरंत वॉशिंगटन पहुंचाया गया, लेकिन वहां प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि इस तरह की बातचीत का अब कोई फायदा नहीं है। उनके हिसाब से ईरान झुकने वाला नहीं था और खासकर आयतुल्लाह अली खामनेई किसी भी दबाव के आगे पीछे हटने वाले नेता नहीं माने जाते थे। यह संदेश जैसे ही जिनेवा पहुंचा, माहौल अचानक बदल गया। शाम होने से पहले ही स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर जिनेवा से निकल गए और सीधे अमेरिका के लिए रवाना हो गए। बातचीत का टेबल लगभग खाली हो चुका था। ओमान के विदेश मंत्री को अब साफ समझ आ गया था कि मामला सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं रह गया है, कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ट्रंप पहले ही सार्वजनिक तौर पर ईरान को 10 से 15 दिन की चेतावनी दे चुके थे और वह समय अब लगभग खत्म हो चुका था। इसलिए बद्र अल बुसैदी जिनेवा से सीधे अपने देश लौटने के बजाय वॉशिंगटन पहुंच गए। उसी दिन 27 फरवरी को वह वहां जाकर सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिले। उन्होंने कोशिश की कि बातचीत का दरवाजा पूरी तरह बंद न हो। उन्होंने बताया कि दूसरा राउंड अभी भी संभव है और अगर थोड़ी राजनीतिक इच्छा दिखाई जाए तो समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन उस समय तक वॉशिंगटन में माहौल अलग दिशा में जा चुका था। उधर डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड के लिए वॉशिंगटन से निकल चुके थे। पहले वह टेक्सास गए और फिर वहां से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हो गए। राजधानी में अब फैसलों की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति और सुरक्षा तंत्र के हाथ में थी। शाम होते होते उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिकी सांसदों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की। उस मीटिंग में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिनेवा की बातचीत लगभग नाकाम हो चुकी है और अब अमेरिका किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यह संदेश सुनने के बाद सांसदों के बीच भी एक अजीब सा तनाव फैल गया। माहौल से साफ लग रहा था कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं। प्लान यही था कि अगर हमला होता है तो वह रात के अंधेरे में किया जाएगा, लेकिन तभी कहानी अचानक एक नया मोड़ लेती है। 27 फरवरी की उसी रात अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने वॉशिंगटन में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक बेहद महत्वपूर्ण इनपुट भेजा। यह जानकारी सीधे तेहरान से जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि तेहरान की एक खास बिल्डिंग, जिसे आयतुल्लाह खामनेई अक्सर अपने ऑफिस की तरह इस्तेमाल करते हैं, वहां अगले दिन सुबह एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। समय बताया गया सुबह करीब 9 से 9:30 के बीच, और इस मीटिंग में सिर्फ खामनेई ही नहीं होंगे, उनके साथ ईरान की टॉप राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व भी मौजूद रहने वाली थी। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ, कई सीनियर कमांडर और सरकार के बड़े अधिकारी सभी एक ही जगह पर। जैसे ही यह जानकारी वॉशिंगटन पहुंची, उसे तुरंत इजराइल के साथ साझा किया गया, क्योंकि इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पहले भी एक बार ऐसा मौका लगभग पा चुके थे, जून 2025 में। उस वक्त भी उन्हें खामनेई की लोकेशन का अंदाजा था, लेकिन तब डोनाल्ड ट्रंप ने उस ऑपरेशन को रोक दिया था। इस बार स्थिति अलग थी। अगर यह जानकारी सही थी तो इसका मतलब था कि ईरान की पूरी शीर्ष नेतृत्व एक ही छत के नीचे मौजूद होने वाली है। ऐसा मौका शायद फिर कभी न मिले। लेकिन एक समस्या थी, क्या यह खुफिया जानकारी पूरी तरह भरोसेमंद थी? इस सवाल का जवाब भी CIA ने अपने इनपुट में दिया। उन्होंने बताया कि यह सूचना सिर्फ एक स्रोत पर आधारित नहीं है, इसे कई स्तरों पर क्रॉस चेक किया गया है। सैटेलाइट इमेजरी में उस बिल्डिंग के आसपास असामान्य हलचल दिख रही थी। सुरक्षा गाड़ियों का आना जाना बढ़ गया था। कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी कुछ संकेत मिले थे जो एक बड़ी मीटिंग की तैयारी की तरफ इशारा कर रहे थे। यानी इंटेलिजेंस सिस्टम के हिसाब से संभावना काफी मजबूत थी कि सुबह वही होने वाला है जिसकी खबर मिली है। अब पूरी रणनीति बदल गई। पहले प्लान यह था कि हमला रात में किया जाएगा,
लेकिन अगर टारगेट सुबह इकट्ठा होने वाले हैं तो रात में हमला करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रात में शायद वे सभी लोग एक साथ मौजूद ही ना हो। इसलिए फैसला बदला गया। अब ऑपरेशन का टाइम वही होगा जब मीटिंग शुरू होने वाली होगी, सुबह करीब 9 से 9:30 के बीच। और घड़ी धीरे धीरे उसी पल की तरफ बढ़ रही थी जहां सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल सकता था। अब तक रणनीति लगभग तय हो चुकी थी। वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच तेजी से संपर्क हो रहा था। सवाल सिर्फ इतना था कि ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया जाए। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच जो समझ बनी वह बेहद साफ थी। तेहरान की उस खास बिल्डिंग को जहां आयतुल्लाह अली खामनेई और ईरान की शीर्ष नेतृत्व मौजूद होने वाली थी, इजराइल अपने फाइटर जेट से निशाना बनाएगा। दूसरी तरफ ईरान के बाकी सैन्य ठिकानों और स्ट्रैटेजिक लोकेशनों पर हमला करने की जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा। सबसे अहम फैसला समय को लेकर था। सामान्य हालात में ऐसे ऑपरेशन लगभग हमेशा रात में किए जाते हैं। अंधेरा सुरक्षा देता है, निगरानी से बचना आसान होता है। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी। जिस मीटिंग की जानकारी मिली थी वह सुबह होने वाली थी, इसलिए पहली बार यह तय हुआ कि हमला दिन के उजाले में किया जाएगा। यह खुद इजराइल के लिए भी असामान्य था, क्योंकि इतिहास में ईरान पर उसके अधिकतर ऑपरेशन रात के अंधेरे में हुए थे। सुबह करीब 6 बजे के आसपास इजराइल के एक एयरबेस पर हलचल शुरू होती है। वहां से बहुत बड़ा स्क्वाड्रन नहीं, सिर्फ 3 या 4 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। संख्या कम थी, लेकिन उनके साथ जो हथियार थे वे बेहद सटीक और घातक माने जाते हैं। भारी बम, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें और ऐसी टेक्नोलॉजी जो सीधे तय किए गए टारगेट को ही हिट करती है। कुछ ही मिनटों में ये जेट्स आसमान में थे और उनका रुख सीधे ईरान की तरफ था। तेहरान तक पहुंचने में उन्हें 2 घंटे से ज्यादा लगने वाला था, यानी ऑपरेशन की उलटी गिनती अब शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसी समय एक और सवाल बार बार उठ रहा था। इतनी संवेदनशील मीटिंग जहां ईरान के सबसे ताकतवर लोग मौजूद होने वाले थे, आयतुल्लाह खामनेई, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ, डिफेंस मिनिस्टर और कई बड़े अधिकारी, जिनकी सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त इंतजाम रहते हैं। ऐसी मीटिंग की जानकारी आखिर बाहर कैसे पहुंची? CIA को यह खबर कहां से मिली? इस सवाल का जवाब समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। 13 जून 2025 के बाद जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग हुई थी, उस जंग ने बहुत कुछ बदल दिया था। उस संघर्ष के बाद अमेरिकी खुफिया तंत्र को लगभग यकीन हो गया था कि कभी न कभी डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्लाह खामनेई को सीधा निशाना बनाने का फैसला ले सकते हैं। उसी समय से CIA ने ईरान के भीतर अपना नेटवर्क और सक्रिय करना शुरू कर दिया। उधर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। काफी समय तक मोसाद का तरीका यह था कि अपने एजेंटों को इजराइल या दूसरे सहयोगी देशों में ट्रेनिंग देकर मध्य पूर्व के अलग अलग देशों में भेजा जाए। वे लोग नकली पहचान के साथ वहां रहते, धीरे धीरे समाज में घुल मिल जाते और जानकारी इकट्ठा करते। लेकिन इस मॉडल में जोखिम बहुत था। पहचान खुलने का खतरा हमेशा बना रहता था। इसलिए हाल के वर्षों में मोसाद ने एक नया मॉड्यूल अपनाया। अब वह हर देश में इजरायली नागरिक भेजने के बजाय उसी देश के स्थानीय लोगों को भर्ती करने लगा। उन्हें गुप्त रूप से ट्रेन किया जाता, मोसाद के नेटवर्क में जोड़ा जाता और फिर उसी देश के अंदर ऑपरेशन करवाए जाते। ईरान, इराक, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन जैसे कई देशों में इस तरीके से लोकल नेटवर्क तैयार किए गए। ईरान में भी यही मॉडल इस्तेमाल किया गया। अब सवाल था कि स्थानीय लोग मोसाद के लिए काम क्यों करेंगे? इसके पीछे 2 बड़ी वजहें बताई जाती हैं। पहली वजह, असंतोष। मोसाद अक्सर ऐसे लोगों को तलाशता जो अपनी सरकार या व्यवस्था से नाराज होते हैं, जिनके भीतर गुस्सा या असहमति होती है। दूसरी वजह, पैसा और बेहतर जिंदगी का लालच। कई लोगों को भारी रकम, विदेश में सुरक्षित बसने का वादा और नई पहचान का लालच दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति पर भरोसा बन जाता, तब उसे ट्रेनिंग दी जाती और फिर उसे फील्ड में उतार दिया जाता। इसी नेटवर्क की वजह से हाल के वर्षों में कई बार यह खबर आई कि ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को सटीक तरीके से निशाना बनाया गया। कहीं कार के अंदर, कहीं रास्ते में, कहीं अचानक हुए विस्फोट में। अक्सर बाद में यह माना गया कि जमीन पर मौजूद किसी नेटवर्क ने यह जानकारी दी थी, यानी मोसाद जमीन पर मानव नेटवर्क के जरिए काम कर रहा था। उधर CIA एक अलग दिशा में लगा हुआ था।
वह तकनीक के जरिए निगरानी कर रहा था। सैटेलाइट, कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट और डिजिटल इंटेलिजेंस के माध्यम से खामनेई की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। किस शहर में हैं, किस इलाके में जा सकते हैं, किन जगहों को संभावित सुरक्षित ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के सैटेलाइट कैमरों का रेजोल्यूशन इतना तेज हो चुका है कि कई बार गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति के कपड़ों का रंग तक पहचान में आ जाता है। इसी तकनीक की मदद से कुछ खास बिल्डिंग्स को पहले ही चिन्हित कर लिया गया था। ये वही जगह थीं जहां किसी इमरजेंसी की स्थिति में खामनेई ठहर सकते थे, मीटिंग कर सकते थे या अस्थायी तौर पर अपना ठिकाना बदल सकते थे। खुफिया एजेंसियों को यह भी पता था कि खामनेई ईरान छोड़कर कहीं और भागने वाले नेताओं में से नहीं है। वह देश के अंदर ही रहेंगे, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसलिए सैटेलाइट इमेज, डिजिटल ट्रैकिंग और जमीन पर मौजूद नेटवर्क, इन सब को मिलाकर कुछ चुनिंदा बिल्डिंग्स की लिस्ट तैयार की गई थी और उन्हीं बिल्डिंग्स में से एक अगली सुबह अचानक दुनिया की सबसे खतरनाक लोकेशन बनने वाली थी। खुफिया एजेंसियों ने जिन बिल्डिंग्स को पहले से शॉर्टलिस्ट किया था, उन पर लगातार नजर रखी जा रही थी। काम सीधा था लेकिन बेहद बारीक। सैटेलाइट इमेजरी से यह देखा जाता कि किसी बिल्डिंग के आसपास अचानक गाड़ियों की आवाजाही बढ़ रही है या घट रही है। सुरक्षा बलों का मूवमेंट सामान्य है या असामान्य। किसी इलाके में मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन या दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस अचानक एक्टिव हुए हैं या नहीं। कौन किससे संपर्क कर रहा है, कॉल कहां से हो रही है और नेटवर्क किस दिशा में जा रहा है। इन सब संकेतों को जोड़कर यह समझने की कोशिश की जाती कि उस बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा है। सिर्फ सैटेलाइट ही नहीं, कई जगहों पर ड्रोन निगरानी भी की जा रही थी। कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से मिलने वाली जानकारी को लगातार जोड़कर देखा जा रहा था। बीच बीच में खामनेई की लोकेशन से जुड़ी कुछ खबरें जरूर मिलती थीं, लेकिन वे पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होती थीं। कई बार सूचना आधी होती, कई बार उसका समय बदल जाता, इसलिए हर इनपुट को बार बार जांचा जाता। फिर 27 फरवरी की रात एक ऐसा इनपुट सामने आया जिसे पहली बार पुख्ता माना गया। जानकारी यह थी कि अगली सुबह तेहरान की उसी चिन्हित बिल्डिंग में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में ईरान की सरकार और सेना के सबसे ताकतवर लोग एक ही छत के नीचे मौजूद होंगे। इस सूचना को तुरंत कई स्तरों पर क्रॉस चेक किया गया। सैटेलाइट डेटा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और जमीन पर मौजूद मोसाद के एजेंटों से मिली खबर सब एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे थे। अब खुफिया तंत्र के सामने तस्वीर लगभग साफ थी। यही वह मौका था जिसका महीनों से इंतजार किया जा रहा था। इसी के बाद 28 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे इजराइल के एयरबेस से कुछ फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मिशन बेहद सटीक था। जेट्स सीधा तेहरान की दिशा में बढ़ते हैं और लगभग 3 घंटे बाद वे अपने टारगेट के करीब पहुंचने लगते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी चुनौती थी। तेहरान के ऊपर सीधे उड़ना आसान नहीं था। अगर जेट शहर के ऊपर बहुत नीचे आते तो ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें गिरा सकता था। इसलिए ऑपरेशन की पूरी योजना पहले से तैयार की गई थी। जेट्स को इतनी दूरी से मिसाइल दागनी थी जहां से वे सुरक्षित भी रहें और टारगेट भी सटीक हिट हो जाए। सुबह करीब 9:40 यही वह पल था जिसके लिए पूरा ऑपरेशन तैयार किया गया था। तेहरान के पास पहुंचकर इजरायली फाइटर जेट्स ने अपने हथियार लॉक किए और कुछ ही सेकंड के अंतराल में एक के बाद एक 12 बम छोड़े। निशाना था वही बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में यह पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि वहां हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। उस इलाके में 2 मुख्य बिल्डिंग साथ साथ थीं। पहली बिल्डिंग में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई बड़े कमांडर और अधिकारी मौजूद थे। दूसरी बिल्डिंग में आयतुल्लाह अली खामनेई थे और उनके साथ परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद थे, बेटी, बहू और नाती पोते। खामनेई के लिए बनाए गए कुछ ठिकाने बेहद सुरक्षित माने जाते थे। उन जगहों पर लिफ्ट से जमीन के अंदर 5 मंजिल तक उतरा जा सकता था। वहां गहरे बंकर जैसे कमरे बने थे जिन्हें सामान्य हमलों से सुरक्षित समझा जाता था। लेकिन इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए बम साधारण नहीं थे। वे ऐसे बंकर बस्टर हथियार थे जो जमीन के करीब 200 मीटर अंदर तक जाकर विस्फोट कर सकते थे। यानी गहराई भी इस बार पूरी सुरक्षा नहीं दे सकती थी। इसी वजह से पूरा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पहले से टारगेट पर रखा गया था। सिर्फ 60 सेकंड, 1 मिनट से भी कम समय में
12 बम अपने तय निशानों पर गिर चुके थे। पूरा ऑपरेशन इतना तेज था कि प्रतिक्रिया का मौका लगभग नहीं था। जैसे ही हथियार छोड़े गए, इजरायली फाइटर जेट तुरंत मुड़ गए और अपने बेस की दिशा में वापस लौटने लगे। दूसरी तरफ इस ऑपरेशन की जानकारी तुरंत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दी गई। कुछ ही देर बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर फैलने लगी कि ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला हुआ है और शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा जाने लगा कि यह हमला अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई हो सकता है। लेकिन उस समय तक दुनिया को यह नहीं पता था कि असली टारगेट कौन था। असल निशाना था ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई। यह बात सिर्फ ऑपरेशन से जुड़े कुछ चुनिंदा लोगों को ही मालूम थी। फिर भी एक दुविधा बनी हुई थी। क्या खुफिया जानकारी पूरी तरह सही थी? क्या उस समय सचमुच खामनेई उसी बिल्डिंग में मौजूद थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह इस हमले में मारे गए? जमीन पर मौजूद एजेंटों और तकनीकी निगरानी से काफी जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन अंतिम पुष्टि अभी बाकी थी। इसी वजह से वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों जगह इंतजार शुरू हो गया। सबूत का इंतजार, ऐसा सबूत जो यह साबित कर दे कि ऑपरेशन अपने असली लक्ष्य तक पहुंच चुका है। दुनिया भर में फिलहाल सिर्फ यही खबर चल रही थी कि ईरान पर हमला हुआ है, लेकिन इस हमले के असली परिणाम को जानने में अभी कई घंटे लगने वाले थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। 1 घंटा, 3 घंटे, 6 घंटे और फिर करीब 10 घंटे बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट सामने आती है। उस पोस्ट में एक ऐसा ऐलान किया गया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने के बाद भी शुरुआत में दुनिया ने उस पर तुरंत भरोसा नहीं किया। ईरान की सरकारी मीडिया, वहां के नेशनल चैनल और कई आधिकारिक सूत्र लगातार यही कह रहे थे कि यह सब सिर्फ अफवाह है। उनका कहना था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई सुरक्षित हैं और दुश्मन झूठी खबर फैला रहे हैं। घंटों तक यही स्थिति बनी रही, लेकिन अंदर खाने एक अलग प्रक्रिया चल रही थी। हमले के तुरंत बाद इजराइल और अमेरिका दोनों ने फैसला किया था कि अंतिम पुष्टि के बिना किसी बड़े ऐलान का जोखिम नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले उस बिल्डिंग के मलबे से शवों को ढूंढना था और फिर यह पहचान करना जरूरी था कि उनमें से कोई खामनेई है या नहीं। कुछ समय बाद मलबे से एक शव की तस्वीर सामने आई। वह तस्वीर सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाई गई। वही तस्वीर वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुंचाई गई। जब दोनों ने उस तस्वीर को देखा, तब पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि CIA का इनपुट सही था। जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था, उसमें खामनेई वास्तव में मौजूद थे और उस हवाई हमले में उनकी मौत हो चुकी थी। यही वह क्षण था जब अंतिम पुष्टि मिल गई। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट जारी की। कुछ घंटे और बीते और आखिरकार ईरान की अपनी सरकारी मीडिया को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके सर्वोच्च नेता अब जीवित नहीं हैं। तेहरान से आधिकारिक ऐलान किया गया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इस हमले में मारे गए। इसके साथ ही देश में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई। कई दिनों की सरकारी छुट्टी घोषित की गई और पूरे ईरान में शोक सभाएं शुरू हो गईं। यह महीनों की जासूसी का परिणाम था और एक ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ 60 सेकंड में खत्म हो गया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। खामनेई के उस बेहद गुप्त ठिकाने की जानकारी आखिर बाहर आई कैसे? और एक दूसरा सवाल भी उतना ही अहम था। अमेरिका, जो पहले खुद खामनेई को निशाना बनाने के खिलाफ था, वह अचानक इस ऑपरेशन के लिए कैसे तैयार हो गया? इसका जवाब भी धीरे धीरे सामने आने लगा। जिनेवा की बातचीत से पहले भी कई दौर की कूटनीतिक चर्चा चल रही थी। उसी दौरान इजराइल लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा था कि जून 2025 की लड़ाई के बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की गति फिर तेज कर दी है। उनके मुताबिक ईरान तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक और परमाणु क्षमता पर काम कर रहा था। लेकिन उस समय ट्रंप के कुछ सलाहकारों ने उन्हें सावधान किया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल शायद खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ताकि अमेरिका को किसी बड़े सैन्य कदम के लिए उकसाया जा सके। इसलिए सिर्फ नेतन्याहू की बातों पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। फरवरी के तीसरे हफ्ते में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क कर रहे थे। जब जिनेवा में बातचीत चल रही थी और ओमान के विदेश मंत्री मध्यस्थता कर रहे थे,
उसी दौरान सलमान बार बार फोन करके ट्रंप को चेतावनी दे रहे थे। उनका कहना था कि ईरान चुपचाप फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अब एक तरफ इजराइल का दबाव था, दूसरी तरफ सऊदी अरब की चेतावनी और बीच में डोनाल्ड ट्रंप। इन सभी घटनाओं ने मिलकर उस फैसले की जमीन तैयार की जो आखिरकार 28 फरवरी के हमले में दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद भी एक रहस्य अब तक पूरी तरह साफ नहीं हुआ। खामनेई की वह हाई प्रोफाइल मीटिंग इतनी गोपनीय मानी जाती थी कि कहा जाता है उसके बारे में ईरान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को हमेशा पूरी जानकारी नहीं होती थी। उनके मूवमेंट और मीटिंग्स के बारे में सिर्फ बेहद सीमित लोग जानते थे। फिर वह जानकारी CIA तक कैसे पहुंची? जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उनके मुताबिक शक खामनेई के बेहद करीबी सर्कल पर ही जा रहा है। माना जा रहा है कि उनके आसपास मौजूद किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने ही यह जानकारी बाहर पहुंचाई। वही व्यक्ति जिसने या तो CIA के लिए काम किया या फिर मोसाद के लिए, यानी एक ऐसा गद्दार जो खामनेई के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल था। कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि अगर उस दिन उस बिल्डिंग में इतने बड़े स्तर की मीटिंग न होती, अगर वहां ईरान की पूरी शीर्ष नेतृत्व एक साथ मौजूद न होती, तो शायद अमेरिका सिर्फ खामनेई को निशाना बनाने के लिए मंजूरी नहीं देता। लेकिन उस हमले में करीब 40 हाई प्रोफाइल अधिकारी मारे गए, यानी एक ही वार में ईरान की राजनीतिक और सैन्य संरचना को भारी झटका लगा। शायद यही वजह थी कि ऑपरेशन को मंजूरी मिली। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने एक अलग तस्वीर सामने रख दी। जिस वक्त ईरान के लोगों को अपने नेता की मौत की खबर मिली, तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। कुछ ही समय पहले तक देश के अंदर आर्थिक संकट, महंगाई और करेंसी की गिरती हालत को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी। लेकिन जिस तरीके से खामनेई की मौत हुई, उसने देश के भीतर भावनाओं का माहौल बदल दिया। जो लोग आलोचक थे उनमें से भी कई अब एकजुट होते दिखाई दिए। यही अंतर है ईरान और उन देशों में जहां बाहर से सत्ता परिवर्तन आसान माना गया था, क्योंकि ईरान की राजनीतिक और सैन्य संरचना बेहद जटिल है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स लगभग 2.25 लाख सैनिकों की ताकत सीधे उसी व्यवस्था से जुड़ी हुई है जिसे खामनेई ने मजबूत किया था। इसलिए यहां किसी भी तरह का तख्ता पलट इतना आसान नहीं माना जा रहा। लेकिन एक बात लगभग तय है, इस घटना का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा मिडिल ईस्ट इसकी लहरों को लंबे समय तक महसूस करेगा। आज भी क्षेत्र में तनाव कम नहीं हुआ है। कई जगहों पर जवाबी हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान की तरफ से पलटवार जारी है और इजराइल व अमेरिका अपनी सैन्य गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। UAE, अबू धाबी, दुबई जैसे शहरों को लेकर भी सुरक्षा अलर्ट बढ़ाए गए हैं। कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर भी चर्चा चल रही है। स्थिति अभी भी अनिश्चित है और जंग की एक सच्चाई हमेशा वही रहती है, सबसे ज्यादा कीमत आम लोग चुकाते हैं। तेल के दाम बढ़ने लगे हैं, महंगाई का दबाव कई देशों में महसूस किया जा रहा है। दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर अगला फैसला दूरगामी असर डाल सकता है। तो सवाल यह है, क्या यह घटना मिडिल ईस्ट में एक नए दौर की शुरुआत है या फिर आने वाले समय में इससे भी बड़ा टकराव देखने को मिलेगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी गहरी, रिसर्च आधारित और सच के करीब पहुंचने वाली कहानियां देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।